यानी हम अपने मॉडल को दे सकते हैं टेक्स्ट इनपुट भी और साथ साथ इमेज इनपुट भी एट अ टाइम, वो दोनों पर जो है उसकी ट्रेनिंग जो है वो होगी। ये हमारे पास मल्टी इनपुट मॉडल्स कहलाते हैं और ये ऐसा मुमकिन सिर्फ फंक्शनल एपीआई के थ्रू जो है वो हो सकता है, पॉसिबल है। सीक्वेंशियल में हमारे पास ये कंट्रोल जो है वो नहीं था जो फंक्शनल के अंदर जो है मौजूद है। इस वक्त जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपके पास मल्टी इनपुट मॉडल है, ठीक है। इस मल्टी इनपुट मॉडल में हम डायग्राम देख के ही समझ सकते हैं कि हमारे पास जो है ये हम एक टेक्स्ट दे रहे हैं और उस टेक्स्ट के साथ साथ हमने उसमें से कुछ क्वेश्चंस क्रिएट किए ऑलरेडी। इनपुट डाटा है, डाटा और लेबल, ठीक है। हम टेक्स्ट भी दे रहे हैं और क्वेश्चंस भी दे रहे हैं और हमारे डाटा के अंदर जो है तीसरी चीज होगी हमारे लेबल डाटा के अंदर वो क्वेश्चन। कि यू कैन फाइंड, आप गैगल के ऊपर जाके कुछ इसकी इम्प्लीमेंटेशन ढूंढ सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट इसके हवाले से जो आपके पास रेफरेंस टेक्स्ट और क्वेश्चन जो है जिसके अंदर इनपुट डाटा दिया गया हो और आंसर निकाले गया हो, तो सर्च कर सकते हैं। हमारा मॉडल जो है वो हमें मिल सकता है। और क्योंकि अभी हम इसकी प्रैक्टिस तो आगे देखेंगे, मैं चाह रहा हूँ अदर देन कोई डाटा सेट जो हो उसके ऊपर जो है वो कोई काम जो है वो मिल जाए, डाटा सेट मिल जाए ताकि हम अपना जो है वो सेम पैटर्न का एक मॉडल जो है वो बना सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा मैं दोबारा बता दूं कि हम फंक्शनल एपीआई ये हम तो आप डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है। हम उसके यूज केसेस देख रहे हैं कि क्यों फंक्शनल एपीआई जो है वो अच्छी तरह काम कर रही है। ये हमारा एक ही कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड टू इनपुट क्वेश्चन आंसरिंग मॉडल, ठीक है। इसमें डाटा तो नहीं लिया होगा, तो रैंडम डाटा जो है वो टेक्स्ट का और क्वेश्चंस का रैंडमली जो है वो जनरेट किया हुआ वो डाटा दिया। तो हम, मैं चाह रहा हूँ कि कोई रियल डाटा जो है मिल जाए। अच्छा, ये तो मल्टी इनपुट मॉडल तो देख लिया कि मल्टीपल इनपुट दिए और एक आउटपुट निकला है हमारे पास। अच्छा, इसकी और भी यूज केस हो सकते हैं, जैसे इधर ही मैंने एक एग्जाम्पल बुक में पढ़ी थी कि भाई आप कोई आइटम है किसी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर जिसको आप सेल करना चाहते हैं, बट यू डोंट नो कि भाई इसकी प्राइस जो है वो क्या होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई कपड़ा या समथिंग। ज़ाहिर है हर आइटम के लिए अलग अलग ट्रेनिंग हुई भी होगी, लेकिन अगर वो डिटेक्ट करेगा यार ये आइटम जो है वो क्लॉथिंग आइटम है, अब आप क्या कर रहे होंगे, उसकी इमेज दे रहे होंगे मॉडल को। जैसे आप अपलोड करेंगे तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट उस अपलोडेड इमेज को और उस अपलोडेड प्राइस को जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको लेगी, या वो प्राइस जो है वो एज अ लेबल आप ले लें और वो इमेज प्लस उसकी डिस्क्रिप्शन जो टेक्स्ट में होगी कि भाई ये साइज क्या है, ये क्या है, इमेज में साइज सर आवाज कट रही है आपकी। तो निकालना है तो वो आप साइज बता रहे हैं, मीडियम साइज या जो भी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा,
अभी क्लियर हो गई? तो अब साइज या उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है अभी भी सही नहीं हुई। वेबसाइट का ठीक है। अच्छा मैं चेक कर, हाँ अब बता, क्लियर है? कटिंग अब मेरी आवाज आ रही है? नो सर। आप भाइयों में से प्रैक्टिस की है किसी ने मल्टी इनपुट डेटा सेट की? मैंने तो नहीं की, ये बाकियों का आइडिया नहीं है। ये जो सब खामोश हुए हैं ना, इसका मतलब ये है कि किसी ने भी नहीं की है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत मुश्किल सवाल किया है मैडम ने। मुश्किल, और जो जिसकी शर्मिंदगी भी हुई है कि क्यों नहीं की। हो सकता है मैडम ने कर लिया हो, हमें इवेलुएट कर रही हैं। इसका जवाब तो सिर्फ मैडम ही दे सकती है। रिस्टोर हो गया? क्लियर है? स्क्रीन आ रही है? जी सर क्लियर, आवाज भी ठीक है। चलें, गुड हो गया। मैं बात कर रहा था कि कैसा मॉडल जिसके अंदर जो है हमें इमेज और डिस्क्रिप्शन जो है वो दोनों देना है, कि उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के भी और उसकी इमेज को देख के भी वो उसके प्राइस जो है, या प्राइस के अलावा कोई भी चीज XYZ जो आप आउटपुट वेरिएबल में रखना चाहते हैं वो प्रिडिक्ट कर ले। तो ये एक आसान सी एग्जाम्पल है और डूएबल एग्जाम्पल है इस लेवल तक। तो हम मल्टी इनपुट मॉडल में इस तरह काम कर सकते हैं। फिर मल्टी इनपुट के बाद जो है मल्टी आउटपुट मॉडल्स जो है वो कैसे होते हैं, इन्होंने एक यहाँ पर जिक्र किया है इमेज में कि भाई ये आपके पास जो है सोशल मीडिया की पोस्ट्स को देखकर जो है वो आप जो भी यूजर है जो भी उस पर कमेंट कर रहा है उसके कमेंट से आप ये प्रिडिक्ट कराएं कि भाई ये बंदा जो है उसकी एज क्या हो सकती है, उसकी इनकम क्या हो सकती है, उसके जेंडर क्या हो सकती है। ठीक है। अच्छा ये अब ये वो थोड़ा सा वैसे देखने में तो अजीब सा लग रहा है कि यार किसी ने कोई कमेंट लिखा है तो उसकी इनकम बता दूं, चलो जेंडर का अंदाजा हो सकता है, कुछ वर्ड इस तरह से यूज किया था, लेकिन ये हो सकता है किसी सिनारियो में लिया जा रहा हो कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर जो है ना वो कमेंट किया जा रहा हो जिसके
कमेंट्स में जब आंसर लिख रहे हैं तो वो आंसर होंगे इस तरह के कि उससे एज, इनकम और जेंडर जो निकला है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि एक सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट्स जो हैं वो जनरेट जो है वो किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर होता थोड़ा सा सिनारियो बड़ा डिफरेंट है इसमें, क्योंकि हर एक के लिए जो है जरा लॉस फंक्शंस के ऊपर काम करना पड़ता है डिटेल के अंदर। यहाँ कुछ तस्करा इसका है कि इम्पोर्टेंटली ट्रेनिंग सच मॉडल रिक्वायर्स एबिलिटी टू डिस्प्ले डिफरेंट लॉस फंक्शंस फॉर डिफरेंट हेड्स ऑफ द नेटवर्क। अब ये मल्टी हेड्स है ना, एज का हेड, इनकम का हेड, तो हर एक का जो है अलग लॉस फंक्शन है। फॉर इंस्टेंस एज प्रेडिक्शन इज अ स्केलर रिग्रेशन टास्क। जब एज प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो इसका जो लॉस फंक्शन है वो मीन स्क्वायर्ड एरर है। बट जेंडर प्रेडिक्शन इज बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क। इसका जो है हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो रिक्वायर अ डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोसीजर। बट बिकॉज जो ग्रेडियंट डिसेंट का ऑप्टिमाइजर है मिनिमाइज अ स्केलर, यू मस्ट कंबाइन दीज लॉसेस इनटू अ सिंगल वैल्यू इन ऑर्डर टू ट्रेन अ मॉडल। अब हमें किसी तरह जो है कुछ जुगाड़ लगा के इन तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस को कंबाइनिंगली एक लॉस बनाना पड़ेगा, स्केलर टाइप का लॉस, ठीक है, ताकि जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो उसको। सर लॉस फंक्शन हम अपना खुद से बनाएंगे इस तरह की जो अगर आ नहीं जाती है हम सिचुएशन आपको? हाँ ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। एक्चुअली हमारा एक्सपर्ट लेवल जो है, हम इतने बड़े मैथमेटिशियन और रिसर्च लेवल पे काम नहीं कर रहे होते हैं कि हम अपने लॉस फंक्शन जो है वो खुद डिज़ाइन कर सकें। लेकिन ऐसा होता है कि रिसर्चर्स जो हैं मुख्तलिफ सिनारियोज के लिए इस तरह के लॉस फंक्शन जो है वो डिज़ाइन कर देते हैं कि वो काम जो है वो चल जाता है। तो हम भी जो है वैसे कभी लाइफ में ऐसा हो सकता है आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि अब वहाँ आपको जो है ना उस सिनारियो से मैचिंग करता हुआ कोई लॉस फंक्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल आपके लिए नया है, तो फिर आपको उस पॉइंट पे जो है सोचना पड़ेगा, अपना लॉस फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट के लिए जो है वो हम कंबाइनिंगली उस लॉस को कन्वर्ट कर लेंगे स्केलर लॉसेस के अंदर, सो दैट कि ग्रेडियंट डिसेंट उसको समझ सके और उस पर काम कर सके। यहाँ ये कहते हैं कि द सिंपलेस्ट वे टू कंबाइन डिफरेंट लॉसेस इज टू सम देम आउट, कि आप सारे लॉसेस को जो है वो सम अप कर दें। इन केस यू कैन यूज ईदर अ लिस्ट और अ डिक्शनरी ऑफ लॉसेस इन कंपाइल के अंदर आप जब लॉसेस डिफाइन कर रहे हो तो वहां पर आप एक लॉस फंक्शन ना दें बल्कि 3 हेड्स के लिए 3 मुख्तलिफ लॉस फंक्शन एक साथ जो है वो वहां पर लगा दें, जो भी मैं आपको यहाँ कोड में दिखाऊंगा भी। इट्स वेरी सिंपल। तो रिजल्टिंग लॉस वैल्यूज आर सम्ड इनटू ग्लोबल लॉस व्हिच इज मिनिमाइज्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो फिर ओवरऑल उसका एवरेजिंग करके और मुख्तलिफ जो भी टेक्निक हो सकती है उसके ऊपर जो है वो ग्लोबल लॉस जो है वो कैलकुलेट होता है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ ये कि क्या किया। अभी लॉस के अंदर एक लॉस नहीं दिया बल्कि हमारा एक रिग्रेशन था वो डाल दिया, एक हमारे पास मल्टीपल क्लासिफिकेशन थी कैटेगोरिकल डाल दिया, एक हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन था तो उसका लॉस भी यहाँ डाल दिया, ठीक है। हम की वैल्यू पेयर में दे सकते हैं। दूसरा एक इक्विवेलेंट मेथड ये कि भी एज वाली जो प्रेडिक्शन है उसका लॉस ये होगा, इनकम वाले हेड का प्रेडिक्शन जो है वो ये कैटेगरिकल होगा, जेंडर वाली जो प्रेडिक्शन है उसका जो है वो ये होगा। अच्छा, इनकम को कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लिखा है। अब आप सब सोच रहे होंगे यार इनकम तो एक जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और इनकम का प्रॉब्लम तो जो है ना वो माइट बी रिग्रेशन प्रॉब्लम होना चाहिए, इनकम जो है एक सिंगल यूनिट वैल्यू होगी, ऐसे ही है ना? यस सर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी। आपको एग्जांपल दूं, जब भी आप कोई सर्वे फॉर्म फिल कर रहे होते हैं या कोई आपसे कोई ऐसी फॉर्म फिल करा रहा था, इनपुट ले रहा होता है किसी बात पे, वो डायरेक्टली आपसे जो है वो इनकम नहीं पूछता बल्कि रेंज होती है सर, वो 45,000 से 50,000 रेंज देता है कि भाई आपकी इनकम 50,000 से 1 लाख के दरमियान में क्लास ए, आपकी इनकम 1 लाख से 2 लाख के दरमियान है क्लास बी,
तो इस अंदाज में इसको यहाँ कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी इसलिए बनाया गया है कि मल्टीपल क्लास ऑफ इनकम बता दिए, तीन क्लासेस बना दिए, 1 लाख से कम, 2 लाख से कम एंड अदर्स में जा रहे 2 लाख से ऊपर आ जाएंगे। तो वो इस तरह ये 3 कैटेगरी बना के जो है वो हैंडल कर लिया जाता है। तो अगर सॉलिड इनकम प्रिडिक्ट करवानी हो तो ज़ाहिर है फिर वो रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा। परवाह, ये गेट बंद कर दो बेटा, शोर हो कर रही हैं आप। ठीक है, समझ में आई बात? अगर वो हम स्केलर वैल्यू प्रिडिक्ट करवा रहे होते तो डिस्क्रीट वैल्यू, सॉरी कंटिन्यूस वैल्यू, तो फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पर हम कह MSc आता सकते है थे यहाँ। कि MSE हो जाता। ठीक है, अच्छा ये जो एज है, दिस कैन आल्सो बी अ कैटेगरिकल वैल्यू। अगर हम उसको 3 कैटेगरीज में वहां पर एज 20 साल 22 साल बताने के बजाय हम कह दें भाई चाइल्ड है, ये यंग है, ये ओल्ड है, इस तरह की कैटेगरीज डाल दें, तो दिस कैन आल्सो गो टू कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। लेकिन वहां पर ज़ाहिर है फिर इस तरह की हमारे पास ये डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगी जिनको क्लासिफिकेशन ही कह सकते हैं हम, फिर हम उसको रिग्रेशन में नहीं रखेंगे। ये इश्यूज जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते रहते हैं कि हम किसको कौन प्रॉब्लम को जो है उसका सॉल्यूशन जो है किस अंदाज में निकालें। शुरू में तो बिल्कुल हम जब काम कर रहे होते तो भोंडे अंदाज में कुछ भी लगा दिया, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर से और सीनियर लोगों से मिलके और मसाइल जब खड़े होते हैं एक्सप्लोर करके पता चलता है यार इसको यहाँ से नहीं घुसना भाई, इसके लिए जो है ना उसको यूं निकालना है। तो अब क्या होगा, मल्टीपल लॉसेस, अगर हमारे पास मल्टी हेड्स हैं तो हम जाएंगे मल्टीपल लॉसेस उसको देने के लिए, और इस तरह हमारा काम जो है वो चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या, अब आप सोच रहे होंगे भाई जो MSc का लॉस की वैल्यूज होंगी इसकी रेंजेस बिल्कुल डिफरेंट होंगी। ठीक है, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी के लॉसेस जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहे होंगे, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी के जो लॉस, चलो ये तो जो है ना वो क्लासिफिकेशन टास्क है, इनके जो आउटपुट्स होंगे समहाउ एक जैसे आउटपुट होंगे, यानी इनकी जो कैटेगरी ऑफ आउटपुट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ रही होगी ना कि भाई ये वाली क्लास होने की प्रोबेबिलिटी ये है, ये वाली क्लास होने की प्रोबेबिलिटी ये है, बट इन केस ऑफ MSc वहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं होती, वहां पर एग्जैक्ट नंबर होता है जिसको मैच किया जा रहा होता है, प्रोबेबिलिटीज नहीं आ रही होती। तो फिर कंबाइन कैसे करूं, ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग नेचर की हैं, इनको कंबाइन कैसे किया जाएगा? तो भाई यहाँ पर आ जाए कंबाइन करने के लिए कि नोट दैट द very imbalanced loss contribution will cause the model representation to be optimized preferably for the task with the largest individual loss। कि जो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस लॉस कंट्रीब्यूशन है तो उससे मॉडल की रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या हो जाएगी भी, किस तरफ निकल जाएगी, जो लार्जेस्ट इंडिविजुअल लॉस की तरफ चली जाएगी, बड़े वाले को कंसिडर करना शुरू कर देगा, थोड़ा सा प्रेफरेंस आएगी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर टास्क, दूसरे टास्क के मुकाबले में वो जो लॉस की वैल्यू बड़ी है वो वाली लॉस को प्रीफर करना शुरू कर देगा। अब क्या है, इसको कैसे रेमेडी करना है? You can assign different level of importance to the loss value in their contribution to the final loss। level of importance देना है। level of importance क्या है कि भाई कौन सा वाला हेड मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, जैसे इन दिस केस सोशल मीडिया पे किसी ने कमेंट किया है, ठीक है, मेरा ज्यादा फोकस इस चीज पर है कि मेरी पोस्ट, मेरा रुझान या मेरा जो मेन टास्क है या जो मैं उस ये मॉडल बना के जो चीज में अचीव करना चाह रहा हूँ उसका मेजर पोर्शन एज से ताल्लुक रखता है या इनकम से ताल्लुक रखता है या जेंडर से ताल्लुक रखता है। तो हम यहाँ पर फिर यहाँ लेवल्स जो हैं उनको लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस जो है ना वो लगाना शुरू करेंगे कि डिफरेंट लेवल इम्पोर्टेंट टू लॉस वैल्यूज इन देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड, कि भाई कौन से वाले लॉस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए। मेरी इस बात को समझ रहे हैं? ये बिल्कुल ऐसा होता है कि
एक मैं ऐसी अपनी तरफ से मिसाल क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने देखा भी है, एक वक्त था कि जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता था इंटर के बाद, अभी भी शायद ये लॉजिक अप्लाई करते होंगे, वहां पर एक जब मेरिट लिस्ट लगती थी और कुछ लोग वेटिंग में होते थे जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता था। फिर जब कुछ सीट्स खाली हो जाती थी, लोग पहली लिस्ट में आए, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, तो वेटिंग लिस्ट वालों को अप किया। लेकिन वेटिंग लिस्ट में मसला क्या होता था? वेटिंग लिस्ट में मसला ये होता था कि दो ऐसे बंदे आ जाते थे जिनके मार्क्स टोटल जो है वो इक्वल होते, टाई हो जाता था। अब टाई होने की सूरत में क्या सीन होता, आप किसको लें भाई? तो फिर टाई होने की सूरत में वो कहते थे भाई जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इनके मार्क्स देखे जाएंगे। इनमें भी सबसे ज्यादा पहली प्रेफरेंस इंपॉर्टेंस की होगी। अगर मैथ में मार्क्स दोनों में से किसी एक के ज्यादा है तो मैथ वाले को प्रीफर कर लिया जाएगा। ये लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है। अगर मैथ्स में भी दोनों की टाई है तो फिर दोनों के मार्क्स जो है वो फिजिक्स के सब्जेक्ट में देखे जाएंगे, सेकंड लेवल पे आगे। अगर फिजिक्स में भी टाई है इन केस, तो फिर तीसरे लेवल पे आ जाएंगे। को यार केमिस्ट्री के अंदर देखो यार, अगर केमिस्ट्री में इसके मार्क्स ज्यादा होंगे फिर ये क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये लेवल ऑफ जो है वो इम्पोर्टेंस है कि इस तरह जो है हम देखते हैं। तो दिस इज अ यूजफुल इन पर्टिकुलर इफ द लॉसेस वैल्यूज यूज डिफरेंट स्केल्स, क्योंकि हमारे वाले केस में तो डिफरेंट स्केल है ना। हाँ, लेकिन अगर हम तीनों जो हेड्स हैं वो तीनों ही हमारे रिग्रेशन के हैं फिर तो हमें इशू नहीं है। वो तीनों ही अगर हमारे क्लासिफिकेशन के हेड्स हैं तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो यह बात करें कि स्केल अगर उनका डिफरेंट हो गए हैं और हमारे केस में डिफरेंट हैं तो फिर हमें ये काम करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस द मीन स्क्वायर्ड एरर लॉस लूज फॉर एज रिग्रेशन टास्क typically takes around values 3 to 5, whereas the cross entropy used the gender classification task can be low as 0.1. In such situation, to balance the contribution of these losses, you can assign a weight of 10 to the cross entropy loss and weight of 0.25 to the MSE loss. तो हम इसके अंदर कुछ वेट्स जो हैं वो अपनी तरफ से जो है वो शामिल कर रहे हैं ताकि इनकी जो है थोड़ी रेमेडी हो सके। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ये वैल्यूज जो हैं हम वेट ऑफ 10 ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है, राउंड ऑफ जो है वो घुमा रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी में है, राउंड ऑफ हो जाएंगे। ये थोड़ा सा सिनारियो था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं। यहाँ सिर्फ एक झलक दिखाई गई है, तो सिर्फ ये आइडिया करने के लिए कि देयर कैन बी a scenario where you can put multiple inputs and have one output, or there can be a single input or multiple input with multiple outputs. ये अगली बात हमारी है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ ऑफ लेयर्स। नाम बड़ा मुश्किल से लग रहा है, लेकिन आप इसको समझ लें। एक तो डायरेक्टेड, डायरेक्टेड का मतलब या तो फॉरवर्ड चल रहा होगा या बैकवर्ड चल रहा होगा, कोई डायरेक्शन होगी। असाइक्लिक का मतलब साइकिल नहीं बन रहा होगा। साइकिल कब बनता है? साइकिल एक सूरत में ही बनता है। तो हम यूँ कह सकते हैं भाई कोई आइटम यहाँ से शुरू हो और घूम फिर के, कहीं से भी घूम फिर के जो है ना वापस अपनी पॉइंट पर आ जाए, तो वी कैन से कि ये एक साइकिल जो है उसने कंप्लीट किया है। ठीक है, यानी जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर आ जाए। मैं इस पर जोर इसलिए देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट बात है साइकिल को समझने के लिए। देखते हैं
ग्राफ ऑफ लेयर्स, ग्राफ इसको इसलिए कह रहे हैं, आम तो ग्राफ्स में क्या होते हैं, हमारे पास मल्टीपल डायरेक्शंस में जो है वो काम चल रहा होता है। तो you can not only build multiple inputs and multi-output model, but you can also implement networks with complex internal topology। एक complex model बन सकता है। ये तो बड़ा सीधा सीधा काम हमें नजर आ रहा था, दो इनपुट दे दिए, सिंगल इनपुट दे दिया, आउटपुट दे दिया, नहीं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स। क्या सीन है वो, न्यूरल नेटवर्क इन केरस अलाउड आर्बिट्ररी डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ ऑफ लेयर्स, कितने भी हो सकते हैं, नो लिमिट। द क्वालिफायर असाइक्लिक इज इंपॉर्टेंट, दीज ग्राफ्स कांट हैव साइकिल्स, इसमें साइकिल नहीं होंगे। इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन वही बात मैं कह रहा हूँ, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ टेंसर एक्स, एक टेंसर एक्स है जो इनपुट हुआ है, to become the input of the one of the layers that generated it, कि वो उसी लेयर का दोबारा इनपुट बन जाए जहां से वो जनरेट हुआ था। क्या बात समझ में नहीं आई होगी, थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। क्या कह रहा हूँ कि ये x है जो इस लेयर 1 से जनरेट हुआ था, मैं इसको उठा के इस लेयर में डाल सकता हूँ, इसको उठा के इस लेयर में डाल सकता हूँ, इसको उठा के मुख्तलिफ जगहों पे इस लेयर को इनपुट, इस एक्स को इनपुट दे सकता हूँ। यानी एक ही इनपुट एक ही वक्त में मल्टीपल जगहों पर जा सकता है। या अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, और ये मेरा इनपुट आ रहा है, this is a input and this input can be output of a layer, क्योंकि जो किसी लेयर का आउटपुट होता है वो वही लेयर का इनपुट होता है। तो ये इनपुट इस लेयर में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। मैं इस इनपुट को यहां से निकाल के इस लेयर में भी डाल सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक हो गया, ठीक है। मैं इस इनपुट को यहां से निकाल के इस लेयर में भी डाल सकता हूँ, लेकिन वो लेयर जिससे ये इनपुट जनरेट हुआ है, यानी इस लेयर का आउटपुट जिसके लिए इनपुट बना है, ये इनपुट खुद अपने आप को जाके ज्वाइन नहीं कर सकता, यानी अपने जनरेटिंग पॉइंट पर नहीं आ सकता, ये अलाउ नहीं है। इसीलिए इसको साइक्लिक नहीं कह रहे हम, असाइक्लिक इसलिए दोबारा इनपुट देते हैं, बिल्कुल रिकरेंट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। तो it is impossible layer that generated, only processing loops that are allowed are those internal to recurrent layers. Several common neural network components are implemented as graph, two notable ग्राफ जो है वो दो तरह से इस्तेमाल होंगे, इंसेप्शन मॉड्यूल्स और रेसिडुअल कनेक्शंस के तौर पर, ठीक है। अब इसको देखेंगे अगले में, ये असाइक्लिक ग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दो तरह से हो रही है, और भी होती है, लेकिन वो इसी के वेरिएंट ही होते हैं। अगर उनका पेरेंट देखा जाए तो वो एक्सेप्शन ही होता है या फिर रेसिडुअल ही होता है। अब बात करते हैं इंसेप्शन मॉड्यूल की। स्ट्रक्चर ग्राफ वाला ही हुआ, ये ग्राफ की कैटेगरी में आ रहा है। ऊपर जो हमने डिस्कस किया मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, वो ग्राफ की कैटेगरी में नहीं था, उसके अंदर एक लेयर से ऑनवर्ड आगे बढ़ रहे थे। यहाँ हम थोड़ा सा डिफरेंट आर्किटेक्चर जो है वो देखेंगे। पहले तस्वीर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा क्या होगा, होता ये, इसका फायदा क्या होता है, ये हम क्यों सर करते एक हैं। बात, जी जी पूछे। सर रिकॉर्डिंग नहीं करनी है आपने इसकी रिव्यू क्लास की? लगा दो, चलो।
Recording in progress. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, इंसेप्शन मॉड्यूल का फायदा क्या है? इंसेप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिकरेंट के अंदर हमने देखा हुआ है। अगर आप लोगों को याद हो, इस कॉन्सेप्ट को हमने देखा था यहाँ पर रिकरेंट में, LSTM में, गुरु में, जब हम देखते थे भाई कि हम एक के साथ कन्वेयर बेल्ट क्या करता था, वो प्रीवियस तो प्रीवियस था, मेरा ख्याल है कि याद होगा, अगर नहीं याद है शायद अब याद आ जाए मेरा ये कहने से। जो LSTM और गुरु का कॉन्सेप्ट, फिर हमारे साथ ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, या फिर हमने 1D कन्वोल्यूशनल जो है नेटवर्क इस्तेमाल किया बड़ी सीक्वेंस के लिए, जब हमारे पास टेक्स्ट इनपुट दे रहे हैं और वो सीक्वेंस जो है वो बड़ी सीक्वेंस है, यानी उसमें वर्ड्स ज्यादा हैं, तो हमारा मॉडल सही से ट्रेन नहीं हो रहा था, उसके आउटपुट सही नहीं आ रहे थे। उसकी वजह ये बाद में ये पता चली कि भाई ये सीक्वेंस बहुत बड़ी है, और एक वन गो में एक सैंपल सीक्वेंस के ऊपर जब सीक्वेंस बड़ी हो जाती है तो हमारे जो मॉडल है उसकी जो लेयर्स हैं वो पिछली जो शुरू में रिप्रेजेंटेशंस लर्न की थी वो रिप्रेजेंटेशंस को भूलना शुरू कर देता है। भूलने की वजह क्या हुई थी? भूलने की वजह हुई थी ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम हो रही थी। वहां पर टेक्निकली क्या हो रहा था, हम लेमैन की जबान में कह रहे हैं कि लेयर भूलना शुरू हो जा रही, आगे 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 जब बहुत आगे पड़ी, पीछे क्या पड़ा था याद ही नहीं। तो और टेक्निकल जबान में क्या कह रहे हैं, जो मैथ प्रॉब्लम का, कि जब बहुत ज्यादा जो है वो ट्रफ्स एंड क्रफ्स हो रहे थे तो किसी न किसी पॉइंट के ऊपर हमारा ग्रेडियंट जो है वो किसी क्रस्ट के अंदर जाके खो जाता है। तो हम कहते थे यार ये ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई, इस वजह से ट्रेनिंग नहीं हुई। तो हम इसको लेमैन अंदाज में कह रहे हैं कि हमारा मॉडल ने पिछली बातें भूलना शुरू कर दी। तो उसका एक हल ये निकाला था रिकरेंट के अंदर कि कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अगर वो पीछे की बात भूल रहा था तो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो पिछली रिप्रेजेंटेशन आगे फीड कर दी जाती, तो उससे मसला हल हो रहा था। तो यहाँ पर भी जो है कन्वेयर बेल्ट नहीं है LSTM और गुरु की तरह, यहाँ पर एक अलग जो है ना वो ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है। कहा गया हम अपने एक इनपुट को सिंगल मॉडल पे क्यों जो है ना वो ट्रेन करें, क्यों ना हम एक साथ इनपुट को मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स पे, मेरी बात दोबारा गौर से करें क्या करा, एक इनपुट को मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स को इनपुट दें, मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स को इनपुट दें। और ये जो एक डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर होगी ना, ये यूं समझ ले, मैं इसको समझने के लिए कह रहा हूँ, नॉन टेक्निकली ऐसा पता नहीं कह सकते शायद, लेकिन आपकी समझाने करूँगा। यूं समझ ले कि मैं एक इनपुट को मल्टीपल मॉडल्स से एक साथ ट्रेन कर, यानी एक ही सवाल है जो एक साथ मैं 5 बंदे बिठाए हुए, पांचों के लिए वो सवाल पढ़ रहा हूँ, तो एक साथ वो इनपुट 5 लोगों को जा रहा है, 5 लोग उस सवाल का जवाब देंगे, लिखेंगे कुछ ना कुछ। मैं आगे जाके क्या करूँगा, वो जवाब वहां से जब निकलेगा तो वो 5 के जवाब एक साथ कंपाइल होंगे और उनकी समरी बना के एक जवाब बन जाएगा। बहुत आसान जवाब में मैंने बात की। अब ये इनपुट जो है वो एक कन्वेंशनल 2D लेयर को भी जा रहा है, एक और कन्वेंशनल 2D लेयर को जा रहा है, ठीक है। ये 4 जगह जो है वो जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, स्ट्राइड का साइज सेम रखना है ताकि आगे इनपुट आराम से कॉन्केटिनेट हो सके, क्योंकि आउटपुट के साइज पे सेम आएंगे। अगर स्ट्राइड कम ज्यादा करेंगे
तो आउटपुट लेयर के साइज हमें पता है स्ट्राइड की वजह से, पैडिंग और बॉर्डर इफेक्ट की वजह से साइज जो है वो इमेजेस का और चीज़ों का कम हो रहा होता है। अगर आपने कहीं डिफरेंट रखा तो मुख्तलिफ साइज की इमेज पहुंचेंगी और उनको कॉन्केटिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो स्ट्राइड साइज जो है वो आपने सेम रखना है। ये 1x1 कन्वेंशनल है, यहाँ पर 1x1 कन्वेंशनल है, यहाँ 3x3 एवरेज पूलिंग के लेयर में डाल दिया, यहाँ 1x1 कन्वेंशन में डाल दिया। अब यहाँ से एक आउटपुट निकला डायरेक्ट, वो यहाँ खड़ा हो गया, तैयार हो गया। इस लेयर से निकला, उसको फर्दर हमने आगे एक और कन्वेंशन डाला 3x3 के साइज में। तो या ये डिफरेंट और भी डिफरेंट आर्किटेक्चर हो सकता है और भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये 4 जगहों से आए, यहाँ पर कंबाइन होके यहाँ इनकी एक मिक्स प्लेट बनी और एक आउटपुट जो है वो जनरेट हो गया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जब इसके ऊपर ये इनपुट ट्रेन हो रहा था, रिजल्ट आ रहे थे, बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, कुछ कमी रह जा रही थी। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है, मैं टेक्निकली बात करूं कि वो रिप्रेजेंटेशंस जो इससे रह गई होंगी, वो रिप्रेजेंटेशंस जो है वो इसने पकड़ ली होंगी। यानी यूं समझ लें कि ये 4 मुख्तलिफ किस्म की छलनियां लगी हुई, ठीक है, जिससे एक ही इनपुट जो है वो फिल्टर किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ साइजेस की छलनियां, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाई होंगी, कुछ चीज़ें यहाँ पर फिल्टर हो गई होंगी, रुक गई होंगी, कुछ चीज़ें यहाँ फिल्टर जो वहाँ नहीं हुई वो यहाँ से निकल गई होंगी, जो वहाँ हो गई होंगी वो यहाँ से रुक गई होंगी। तो इन द एंड इवन एक ऐसा रिजल्ट जो है वो रिसीव हो रहा है दैट इज फॉर बेटर देन आवर प्रीवियस नेटवर्क। तो ये सारी जो है ना, ये रिसर्चर बैठ के जो है ना वो जुगाड़े तरतीब देते रहते हैं, क्या किया जाए, किस तरह किया जाए, और कोई वो बात जो है वो जब फिट हो जाती है तो फिर हिट हो जाती है, वो बन जाता है, काम का मॉड्यूल बन जाता है, तरीका बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इंसेप्शन मॉड्यूल है। में इंसेप्शन एक एक्सेप्शन भी, एक इंसेप्शन है और एक एक्सेप्शन भी होता है, वो ज्यादा डेप्थ में होता है, इसी का वो नया वर्जन होता है। हाँ, कह रहे थे मोस्ट बेसिक फॉर्म इंसेप्शन 3 से 4 ब्रांचेस होती हैं उसकी, जिस हर एक में 1x1 फिर आगे 3x3 हो जाता है, एंडिंग विद द कॉन्केटेशन रिजल्ट। ये आमतौर पे ये होता है। और कुछ में जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन जो है उसमें ज्यादा होते हैं, पूलिंग ऑपरेशन भी लग जाती है, साइजेस जो है वो 5x5 तक ले जाते हैं, 3x3 से कम करके मुख्तलिफ फॉर्म्स में नजर आते हैं। अब ये काम होता कैसे देखें, कोडिंग में थोड़ा सा समझ लें। देखें, ये हमारी एक लेयर है, ठीक है, इसमें ये इनपुट जो है वो दिया गया x, यानी x हमारा ये इनपुट हो गया यहाँ पर, दिस वन इज x, ठीक है। वो एक ब्रांच 1 को दे दिया गया, ब्रांच a को दे दिया गया, ओके। फिर उसके बाद आमतौर पे क्या होता है कि जो आउटपुट यहाँ निकला है वो आउटपुट हम यहाँ रखते हैं ताकि वो इस लेयर के लिए इनपुट बन जाए, लेकिन नहीं, इसका आउटपुट अभी होल्ड किया हुआ है और इनपुट ही को एक दूसरी ब्रांच में दे दिया गया। यानी ये वाली बात हो गई कि ये x जो है इसको दिया गया, इसका आउटपुट अभी होल्ड किया हुआ, आगे कंटेंट होगा, और यही वाला इनपुट दूसरी लेयर को दिया गया, फिर यही तीसरी को, फिर यही चौथी को। सबके आउटपुट जो है आपस में अभी नहीं डाले, इसको भी x दे दिया गया। फिर इस ब्रांच की एक लेयर और लगा, तो फिर एक लेयर में तो यही आउटपुट चलेगा ना, ये बात समझिए। इधर से तो इसमें ही जाएगा तो इसी का आउटपुट जाएगा ऊपर, इसमें से इसी का आउटपुट जाएगा, एक लेयर और बढ़ा दी। अब जो तीसरी ब्रांच लगाई उसमें भी x डाला जो a और b में डाला था, फिर उसके बाद इसकी दूसरी ब्रांच बना दी, फिर d में भी एक e डाल दिया x, ठीक है।
और डी की फिर 2 ब्रांचेस और बना लिया आगे, 2 लेयर्स और बना दी ब्रांच 2 डी की। आखिर में क्या किया, लेयर्स को कॉन्केटेनेट, उनके जो भी आउटपुट आए ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, ब्रांच डी, उनको जो है ना एक्सिस -1 पे जो है वो कॉन्केटेनेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये हमारा टेंसर जो है मल्टीपल डायमेंशंस के होंगे, 3D 3D 3D, तो हमारे पास यहाँ इस आउटपुट की भी जो है वो मल्टी डायमेंशनल आउटपुट होगा। उसके लास्ट एक्सिस के ऊपर यानी डेप्थ के ऊपर जो है वो कॉन्केटिनेट जो है वो हो जाएगा। इसमें सर ये जो आपने ब्रांच सी है उसमें हमने पहले एवरेज पूलिंग 2D दी है और बाद में कन्वेंशनल दी है, तो इसका मतलब एवरेज तो पहले जो दी है। इनपुट आ रहा होगा पहले उसकी एवरेज पूलिंग कर लो। देखिए ये हमेशा ऐसा नहीं है, मैंने कहा ये तो आप सेटिंग आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। आप एवरेज पूलिंग ना लगाएं, यहाँ पे आप कुछ और लगा लें, नहीं सर, एवरेज मेरा पूलिंग उसके मतलब है बाद कि लगा हम लीजिए। पहले एवरेज पूलिंग दे सकते हैं कन्वोल्यूशन से पहले। देखें मेरी बात समझें, जब हम इमेज दे रहे थे कन्वोल्यूशन नेटवर्क में और इमेज 28x28 देने के बाद 26x26 हो गई, उसके बाद पिछले वाली बात कर रहा हूँ मैं, शुरू वाली 26x26 की इमेज हो गई, उसके बाद हमने एवरेज हाँ उसके बाद हमने एवरेज पूल लगाया वो 13x13 हो गई। तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना कि भाई जो इमेज आई है मैं पहले ही उसको क्या कर दूं, एवरेज पूल करके साइज कम कर दूं। ठीक है सर, कोई सिंटैक्स का मतलब नहीं है। हाँ अब ये और बात है कि उसके आउटपुट कैसे आएंगे ये पता नहीं, लेकिन ये है कि एवरीथिंग इज डूएबल, आप करके चेक कर सकते हैं उसको। सर इसमें मॉडल तो एक ही ट्रेन करेंगे ना हम ओवरऑल, हैं? मॉडल तो एक ही आएगा ना हमारे पास, हाँ तो मल्टीपल ये मॉडल्स तो नहीं आ रहे। नहीं, देखो अगर आप मॉडल जो है ना ये लेयर्स क्रिएट हुई है ना, मैंने इसीलिए कहा था पता नहीं इसको मॉडल कह सकते हैं अलग अलग या नहीं कह सकते। समझने के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये जो है ना वो क्या है, एक अलग अलग मॉडल्स की तरह काम कर रहे हैं, बट दीज आर नॉट मॉडल्स। ये बेसिकली ये क्या है, लेयर्स है। मैंने कहा था टेक्निकली हम इसको मॉडल नहीं कह रहे, लेकिन अपने समझने के लिए कह रहे हैं कि भाई इन सबको जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि ये 4 डिफरेंट मॉडल्स हैं जो फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मॉडल्स हम इसको लॉजिकली ये मॉडल नहीं है, ये लेयर है। तो सर लेयर्स तो पहले भी हम देते थे लेकिन बस उनका वेरिएबल नहीं रखते थे ना। हाँ डिफरेंट लेयर्स तो हम पहले भी देते थे। जब थे, लेकिन पहले गड़बड़ ये थी कि जो इनपुट यहाँ दे दिया गया, अब इसका जो आउटपुट निकला ब्रांच ए का, वो ब्रांच ए का आउटपुट यहाँ देते ये थे चेंज ना। है, बिल्कुल ठीक। अब ये नहीं कर रहे ना, अब ये नहीं कर रहे ना, एक लाइन में नहीं चल रहे, अब हम इस तरह चल रहे हैं, ये वाला सीन नहीं कर रहे हैं। पहले हम ये करते थे जो ये वाला। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, अच्छा फिर ये पढ़ लेना पैराग्राफ, ये थोड़ा डेप्थ में होता है तो एक्सेप्शन बन जाता है, उसमें 5 क्लियर बन जाती है। रेजिडुअल कनेक्शन, रेजिडुअल कहते हैं हम एरर को सर आपने बताया था पिछली क्लास। एरर, हाँ एरर को कहते हैं ना। तो रेजिडुअल कनेक्शन इसको कहते हैं, ये इसका नाम रेजिडुअल कनेक्शन इसलिए रखा है कि ये हमारे एरर को जो है ना वो कम कर देता है। ठीक है, बड़ा आसान सा आर्किटेक्चर है। क्या करना होता है हमें, अगर इसकी तस्वीर दिखाऊं मैं, कि रेजिडुअल बिल्कुल वो वाला काम करता है दैट जो हमारे पास रिकरेंट में कन्वेयर बेल्ट कर रहा था। काम किया रेजिडुअल देख सकते हैं, दिस वन इज रेजिडुअल। कि भाई अगर हमारा इनपुट लंबा है, लेयर्स ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ बना दी है, तो इन केस ऑफ टेक्स्ट डेटा, क्योंकि टेक्स्ट डेटा के अंदर, टेक्स्ट डेटा की मिसाल इसलिए देते हैं क्योंकि टेक्स्ट डेटा के अंदर अगर हमें पूरे टेक्स्ट को समझना है तो वी मस्ट बी फेमिलियर विद व्हाट वी हैव स्टडीड और रेड अर्लियर इन अर्लियर लाइंस। ठीक है, शुरू की लाइनों में जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमें याद रहना चाहिए ताकि हमें पूरे पैराग्राफ का मतलब समझ में आ सके। बाकी केसेस के अंदर जो है ना, क्योंकि जब सीक्वेंशियल मॉडल हम पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि पिछली लेयर में जो कुछ हो चुका अगली लेयर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, अगली लेयर नहीं जानती कि वहाँ क्या, उससे जरूरत भी नहीं होती थी सीक्वेंशियल के अंदर। लेकिन सीक्वेंस डेटा के अंदर इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि व्हाट हैज बीन पास्ड इन द लास्ट लेयर्स वो जरूर जो है ना नॉन होना चाहिए। तो
वो आगे जाके वही इधर पहुंचते पहुंचते जो है ना ग्रेडियंट डिसेंट का इशू आ जाता था। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने कन्वेयर बेल्ट की तरह इसका जो आउटपुट है वो आगे अगली लेयर के आउटपुट के साथ कंबाइन करके उससे अगली लेयर में इनपुट बना के डाल देना। ठीक है, जो पिछले किसी लेयर में आउटपुट निकला है उसे अगली किसी लेयर के आउटपुट के साथ उसके सामने वाली लेयर के अंदर कंबाइन इनपुट बना के अटैच करा देना। ये हमारे पास रेसिडुअल कनेक्शन बन जाता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी सिंपल सी है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है। क्या करना है आपने, सिर्फ आपने ये करना है कि ये किसी लेयर से आया आउटपुट, किसी लेयर से आया आ रहा हो, ये हमने यहाँ पर इस लेयर में इनपुट डाला, ये y आ गया इसका आउटपुट, इस y आउटपुट को हम इस लेयर में डाल रहे हैं। ओके, तो इससे y आउटपुट निकला, फिर इस y आउटपुट को हमने यहाँ डाला, इससे y आउटपुट निकला। अब अगली किसी लेयर में हमने क्या किया, इस y आउटपुट को प्रीवियस वाले x आउटपुट के साथ ऐड करके कॉन्कैटिनेट करके डाल दिया। सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही। इनपुट होगी, ठीक है, और ये यूजिंग कर्नल वो 32 इमेजेस क्रिएट करेगा फर्स्ट लेयर में, ठीक है, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। 32 फीचर्स उसके जो है ना एक्सट्रैक्ट करेगा उस इमेज में से। इमेज एक ही होगा, मतलब वही सेम से 32 डिफरेंट जो है फीचर्स उसके एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इसे इमेज से नहीं करना, इमेज से उसे नहीं करना, उसी एक इमेज के जो 32 फीचर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि इस लेयर आउटपुट उसकी 32 इमेजेस ही होंगी, मतलब आप इस तरह कंसीडर कर सकते हो। हाँ, लेकिन इनको नहीं, देखिए एक्यूरेट रहना चाहिए ताकि फिर आगे लर्निंग में भी और बुक रीडिंग में भी आपको कंफ्यूजन ना हो। उस एक इमेज के 32 फीचर्स जो है डिफरेंट वो एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो आपने ये फीचर्स है, 32 आर फीचर्स, इट्स नॉट इमेजेस। मतलब इसको आपने ना होते हुए इमेजेस दिए हैं, लेकिन जब आपने जो टर्म्स हैं अगर आप मेंटली उसको करेंगे फिर आपको इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप कहेंगे कि यार वो एक इमेज था तो 32 बन गया क्या, और आप उसे डिफरेंट ट्रीट करना शुरू कर देंगे। तो 32 आर फीचर्स। अच्छा, इस लेयर में भी 32 फीचर्स ही रहेंगे, बस वो थोड़े से हाफ हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा ही है? थोड़े से हाफ नहीं होते, मुकम्मल हाफ होते हैं। थोड़े से हाफ मुकम्मल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं, हाफ हो जाएगा। एग्जैक्टली इसका मैक्स पूलिंग का मतलब इससे 2/2 से हाफ हो जाएंगे। यहाँ 64 मतलब जी। वो ये जो यहाँ पर 32 फीचर्स हैं वो एक फीचर्स में से 64 फीचर्स क्रिएट करेगा, ऐसे ही है? हाँ, नहीं 32 हो गए ना फीचर्स से 64 होंगे, 32 से 64 होंगे। मेरे ख्याल है 64 डेप्थ है, और ये मुख्तलिफ फिल्टर्स करने के बाद ये 64 जो है फीचर्स क्रिएट होंगे। मतलब जैसे यहाँ हो रहा था कि एक इमेज से एक मिनट मुझे बताने दीजिएगा। 32 में से जब आप करेंगे 3 into 3 हो जाएगा, तो 6 माइनस हो जाएगा 26 एक्चुअली वो आपके पास है। 26 का हाफ हो मैक्स पूलिंग लग के 13 हो जाएगा। अब 13 इनपुट है इसके लिए, ये जो 64। अब वो जो 13 फीचर्स पे जो 13 जो इमेजेस कह लें या उसकी जो इनपुट है 13 है, 13 में से 64 उसने करने हैं जी। 13 उसकी शेप है, तो उसके 64 उसके एक्सट्रैक्ट करेगा। हाँ, तो 64 ये करेगा सिर्फ एक फीचर से,
या फिर पूरे मतलब 32 नहीं, पूरे उससे पूरी इनपुट 13 पूरी इनपुट पूरी इनपुट के 64 फीचर्स आगे कर देगा। एग्जैक्टली उसामा ठीक कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये मतलब डेंसली कनेक्टेड होंगे या फिर तो क्या होगा, मतलब एक मुझे समझ नहीं आया, मतलब डेंसली कनेक्टेड होंगे ये? यार इसकी पिक्चर है, आप कैट वाली पिक्चर पे चले जाएं, इसके आगे पीछे पिक्चर होगी आइस कहीं, वगैरह ठीक जो है वो की तो एजेस वो आपके लिए निकालो। इजी हो जाएगा। अच्छा ठीक है। क्या वो पिक्चर कहाँ है? यार मेरा नेट ठीक नहीं कि मैम का ठीक नहीं है। ये इमेज है, ये कन्वोल्यूशनल आपको दिखा रहा है, इस तरह का आपके पास होगा। अब ये देखें ना, ये है। अब देखें नीचे से स्टार्ट करें, एक्चुअली नीचे वाला इमेज था उसकी शेप से, ये इनपुट थी पहली जो एक इमेज हमने दी है। अब ये से नेक्स्ट पे उसके ये फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो जो 32 या वट हमने दिए थे, ठीक है 32 दे से। अब उसके बाद फिर उन पे जो भी हम करेंगे, फिर अब वो उनका हेड एंड टेल बना रहा है कि ओके के एक कुछ को कंबाइन करके ईयर बना रहा है, कुछ के उसके जो है ना वो जो विस्कर्स बना रहा है, कुछ उसकी आई बना रहा है, और फिर लेटर ऑन फिर उसको कर रखे ओके विस्कर्स हैं, उसकी ये आई है काइंड ऑफ, फिर वो ने कह रखे ओके इट्स कैट, मतलब 2 के बाद या 3 के बाद, तो उसने जरा उसको कर दिया, समराइज कर दिया कि यानी कि इस तरह से अलग अलग पहले में बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट से होंगे, फिर थोड़ा सा उनको इकट्ठा करेगा, कंक्रीट करेगा जैसे सेकंड स्टेप में, फिर अल्टीमेटली अगर कोई थर्ड ऐड करना है, अगर मजीद आप कोई लेयर ऐड कर दें तो फिर उसको करके तो फिर अल्टीमेटली वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा ओके इज इट अ कैट और नॉट। अच्छा, ये जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वाला। अच्छा, एक मेरा सवाल ये था कि कौन सा क्लियर हुआ? बिल्कुल साफ हो गया। पैरामीटर और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस बता देंगे आप लोग? पैरामीटर और वेट पैरामीटर जो है ना, बेसिकली आपके पास जो ओवरऑल जो आपके पास हैं वैल्यूज, मतलब जो आप मॉडल के अंदर जो वेट वैल्यूज खुद एक पैरामीटर है यार, वेट खुद एक पैरामीटर हाँ, है। वेट बेसिकली वेट तो वो है जो आपके पास लर्निंग से आपके पास जो आपके पास वैल्यूज सेट हो रही हैं, और पैरामीटर्स तो वो हैं जो आप डिफाइन करें मॉडल के अंदर चीज़ें, कि ये जो है ये इसमें 64 फीचर्स आएंगे, इसकी शेप ऐसी होगी, ये ओवरऑल हमारे पैरामीटर्स है। और वेट बेसिकली जो लर्निंग प्रोसेस से जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं उसकी, वो उसके वेट है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जैसे यहाँ पर जो टोटल पैरामीटर्स हैं 14 मिलियन, ठीक है, यहाँ 14 मिलियन है, फिर आगे इन लोगों ने लेंथ निकाली थी, लेंथ शो करवाई थी, बिल्कुल भी ध्यान से निकल गया, मतलब कौन से पेज पे था, पेज नंबर 150, हाँ ये ठीक है, ये देखें, यहाँ पर 16 मिलियन पैरामीटर्स हैं, फिर यहाँ इन लोगों ने लेंथ ऑफ मॉडल डॉट ट्रेनेबल वेट्स, ठीक है, तो यहाँ 30 आ रहा है, यहाँ पर पैरामीटर 16 मिलियन है और वेट जो है 30 है, ऐसे ही है? सजाद भाई ये एक्सप्लेन करें, ये मैंने सर से पूछा था, मुझे सर ने एक्सप्लेन किया था, मुझे भूल गया। इसको पढ़ लेते हैं इसको लाइन पढ़ लेते हैं यार। ये फ्रीज कर दी थी ना लेयर्स इसमें, लेयर्स फ्रीज में थी इसमें। अच्छा, ये इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, इसे पढ़ते जाइए, आपके पास बुक आप पढ़ते जाइए, मेरी तो यार बुढ़ापे की वजह से आंखें कमजोर हो गई हैं, तो प्री ट्रेन था इसलिए आपने उनको फ्रीज कर दिया था, लास्ट वाले जो क्लासिफायर था उसको आपने सिर्फ ट्रेन करना था, ट्रेन नहीं करना था, उसको आपने अप्लाई करना था। लेकिन ये पढ़े ना कि बिफोर फ्रीजिंग के जो वेट है ना वो 30 है बिफोर फ्रीजिंग, हमने फ्रीज तो बाद में करा है, लेकिन एक चीज देखिएगा हुज़ैफा, वो क्या कह रहे हैं, वो जो पैरामीटर्स हमने देखे हैं वेट्स, ट्रेनेबल वेट्स, हो सकता है कि और भी वेट्स होंगे जो आप उनको आप जो है ना कि वो आप उनको उस तरह से डायरेक्ट नहीं कर, वो ट्रेनेबल वेट्स की बात कर रहे हैं कि जो ट्रेनेबल वेट्स हैं वो उससे पहले 30 हैं। ट्रेनेबल मतलब ये है कि जो आपके इम्पैक्ट होते हैं, आप कोई भी ट्विकिंग करते हैं लेयर्स के साथ, तो वो बता रहे हैं कि उसकी जो है वो 30 है, ठीक है जी, जो लर्निंग करेंगे, तो आपने वो 30 उनकी वो बता रहा है तादाद। सजाद पे ये नीचे देखें, नीचे लिखा हुआ है पहले, मतलब बिफोर फ्रीजिंग जो है ना वो ट्रेनेबल वेट्स 30 हैं, आफ्टर फ्रीजिंग 4 हो गए। तो ये मुझे याद है, मैंने सर से ये बात पूछी थी, ये 30 और 4 कैसे आए थे, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा कि सर यार जाहिर है कि जब फ्रीजिंग से पहले 30 आप ट्रेनेबल
30 भाईजान टोटल 34 होंगे ना, हमने डिस्कस किया था इसको, सर ने एक्सप्लेन अच्छा ये किया जो था। कन्वोल्यूशन तो एक्चुअली 34 4 जो रह जाएंगे ना। जी बोले बोले बोले। आपने जब वो देखें किए 26 थे ना जो आपके हाफ ये मैं हुए बोलना थे, चाह रहा था। 26 के अंदर फिर आपने 4 पता नहीं किस चीज को प्लस किया था, याद नहीं आ रहा मुझे। उसमें 4 वो जो 2 लेयर्स थी उसके अंदर 4 वो था उसके शायद वेट्स, वो उसमें ऐड किए तो वो 30 बने थे। मॉडल के दो पार्ट हैं, एक होता है कन्वोल्यूशन बेस, एक होता है हमारा डेंसली आप इसकी क्लासिफाइड। समरी चेक करें, समरी चेक करेंगे आपको समझ आ जाएगी। हाँ, समरी में अब आया यहाँ पर जो है यहाँ तक के जो हमारे वो थे ना वेट्स, ये थे 26। इन दो लेयर्स के वेट आ गए 4। ठीक है, तो जब हमने कहा कि कन्वोल्यूशन बेस के लेयर जो ट्रेनेबल है उसको फॉल्स 2 कर दो। लेयर्स को हमने ट्रेन किया था शायद, हाँ। उसके शायद उसके 4 आए थे। अब एक सवाल हाँ पूछा हाँ है। हाँ सही है, मुझे याद आ गया, ये बेसिकली लेयर्स थी कि कुछ लेयर्स में हमने कुछ की। जितनी लेयर्स आपने लगाई थी वो ऐड हुई थी, वो ठीक कह रही, मैं भी ठीक कह रही, हाँ आप सही है, सब मुझे ठीक कह याद रही आ है, गया सब लेयर्स सही का कह रही। सीन था कुछ। मुझे भी अभी याद आया। वो ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है कि हम लोग जब मॉडल को फ्रीज कर रहे हैं, कन्वोल्यूशन बेस को फ्रीज कर रहे हैं, तो डाटा ऑगमेंटेशन की क्या जरूरत है? मतलब फ्रीज करने का मतलब ये है कि वो अब लर्निंग नहीं करेगा, सही है। और डाटा ऑगमेंटेशन का पर्पस ये होता है कि हम अपने मॉडल को अच्छे से अच्छा ट्रेन करें, सही। थोड़े डेटा को ज्यादा कर दो। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमने तो अपना कन्वोल्यूशन बेस ही फ्रीज कर दिया, तो इन लोगों ने क्यों फिर फ्रीज कन्वर्जन बेस पर डाटा ऑगमेंटेशन करी है? देखें ये इन लोगों ने डाटा ऑगमेंटेशन करी है, ठीक है। और यहाँ पर इन लोगों असल में आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। जी वो पता क्या है, क्या होता है वो हम फ्रीज इसलिए कर रहे थे कि वो पहले हम कुछ सर्टन हद तक उससे हम ट्रेन, जी हाँ वो ट्रेन कर लिया था। और वजह यह है कि जब आप इतनी दफा ट्रेन करने पर कोई नया आता है और नई लेयर आप उसे ट्रेन करते हैं तो आप इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को करेंगे तो कंप्यूटेशनली इंटेंसिव हो जाता है, वन थिंग, ठीक है। दूसरा ये कि आगे ही आपने अगर बेस्ट वो वेट फाइंड कर लिए हैं तो आप मजीद किसी एक जो नेक्स्ट ट्रेन करने लगे हैं उस एक में कोई वैल्यू डिस्टर्ब होती है तो अल्टीमेटली जो ऑलरेडी लर्नड है अगर आप उससे फ्रीज नहीं किया होगा तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रादर आपकी ये चीज इंप्रूव होने के वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। इसलिए जब आप एक ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड मॉडल यूज करते हैं, जैसे VGG 16 हमने यूज किया था, तो इसलिए आपने जो ऑलरेडी आपने वो ट्रेन किया हुआ है उसको आप वो करते हैं फ्रीज, फिर अल्टीमेटली फिर उससे अलग हमने ये टेक्निक इसके अंदर पढ़ी थी। तो इसलिए जब आप राइट कॉन्टेक्स्ट में मुसलसल पढ़ते जाएंगे फिर आपके लिए इजी होगा अंडरस्टैंड करना। अगर एक चीज अगर जैसे भी आपने वो पहले बेसिक से उठा लिया फिर इससे उठा लेंगे फिर आप एक ही जो है ना सेटिंग में आप थॉरली से रीड करें तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जज़ाकल्लाह यार, बहुत शुक्रिया नहीं आप लोगों अगर का। वैसे इसका रिव्यू हो रहा है, अगर पूरा चैप्टर इस तरह देखा जाए तो कितना अच्छा होगा। 6 वाला, 5th नहीं 6, 5th तो इजी है। 6 जो है आप वो वैसे वाकई वो आप ठीक कह रही हैं। 6 इजी है लेकिन वो है कि RNN जो है वो मेरा तो मैंने करने की कोशिश भी नहीं की और वो हुआ भी नहीं मेरा। उसकी अंग्रेजी औखी है, बाकी तो वैसे तो इजी यार अंग्रेजी नहीं, उसमें RNN मेरा अप्लाई नहीं हो रहा क्लास में और मैंने उसके बाद ट्राई भी नहीं किया। मेरा एक क्वेश्चन हो रहा था वो किसी एक भाई ने शेयर किया था, वो नहीं कोई सूर्या भाई मेरे क्लास में वो कहने की जी RNN की मुझे याद नहीं किया रहा था, बहुत काफी टाइम पहले किया मैंने वो उसका कोई मैंने मुझे किया है RNN कोलैब पे, मैंने किया हुआ है, मैंने अपनी कोलैब की वो शेयर भी की हुई है। मैंने भी किया हुआ है तो मेरे क्लास में नहीं हो रहा। और जुपिटर नोटबुक में सॉरी कोलैब में जो है वहाँ वो क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, ऑप्टिमाइजर नहीं आ रहा था, ऑप्टिमाइजर की वजह से नहीं वो आपने पता क्या करना था, चेंज करना है ना जी ऑप्टिमाइजर का मुझे RMS ड्रॉप नहीं करना था, आपने उसको इंपोर्ट tensorflow.keras.optimizer करना किया था ये सब किया था मैंने, हो जाता है लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई इसमें ऑप्टिमाइजर नहीं आ सकता। आप किस दिन वो शेयर कर लीजिएगा या अभी कर लें शेयर, तो अभी कर अभी तो मैंने किया ही नहीं है। अब लैब पता नहीं कहाँ से अब ओपन करेंगे। कोई बंदा जब भी होगा तो वो कर देंगे। कोई बंदा ये वर्ड एम्बेडिंग्स समझा सकता है? वर्ड एम्बेडिंग्स बिल्कुल वर्ड एम्बेडिंग तो वो है ना जो फीचर्स पहले ही उन्होंने बनाए हुए हैं कि कौन सी चीजें सेम है उनको आप आपस में उनका कनेक्शन बनाते हैं आप, ठीक है। फीचर्स रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसे। जैसे हम जी देखें ये फीचर्स हमने नहीं बनाने, वो पहले ही उन्होंने बनाया हुए हैं।
जब हम 64 जो भी लिखते हैं, जो भी आप लिखेंगे, तो वो 64 जो बने हुए हैं, पता नहीं कितने 1000 से भी ज्यादा हैं फीचर्स, उनमें से वो 64 फीचर्स निकाल के लाएगा सेम वाले। यानी जिस तरह आप फर्स्ट करें कि अब किंग और क्या कहते हैं उसको, मेल और किंग एक ही चीज है ना, तो उससे बेहतर पढ़ लें आप। मैम ठीक समझा रही हैं तो साथ साथ पढ़ते जाएंगे, फिर मैम एक्सप्लेन करते जाएंगे तो इजी हो जाएगा मेरे लिए भी। ये कितना पढ़ेंगे? नहीं मुझसे अच्छा ज्यादा कोई और पढ़ा सकता है, मैं तो खुद जो मेरे जहन में है वो मैं बता रहा हूँ। मेरे जहन में एक मिसाल है कि अल्फाज एक दूसरे के साथ कितना नजदीक हैं। फर्ज किया एक लफ्ज है फूल, फूल के साथ देखें दरख्त कितना रिलेट करता है, दरख्त, फिर उसके बाद बाग, घास, इस तरह। तो जो अभी जो वर्ड है ना, पहला वर्ड जिस तरह फूल है, तो दरख्त कितना उसके साथ नजदीक है। फर्ज किया वो 0.8, तो उसकी उस जगह पे वहां पे 0.8 आ जाएगा। फिर इसी तरह पानी फर्ज किया उसका 0.2, इस तरह वर्ड एम्बेडिंग में हर जो उसके साथ जो जी ताल्लुक रखते हैं, उसके साथ रिलेट करते हैं, उसके साथ नजदीक है जैसे हैं, तो वो वहां पे जिस तरह 1 हार्ट एंड गोल्ड में एक 1 होता था और बाकी 0, यहाँ पे ये होगा कि 0.8, 0.2, 0.3, इस तरह, मतलब थोड़े इसका फायदा यही होगा ना, जितना नजदीक होगा ना उसके उतना वो मतलब उसकी वेटेज ज्यादा होती जाएगी। इसका फायदा ये है कि वेक्टर की लेंथ जो है वो कम हो जाती है, ऐसे ही? हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल यही फायदा है इसका। और इसमें जीरोस भी नहीं होते, डिटेल से डिस्कस किया था, जीरोस भी इसमें नहीं होते, और इसमें हर जो लफ्ज है उसका मतलब एक वेट होता है। यानी एक ही चीज को हाँ अलग अलग चीजों में नहीं डालने की जरूरत पड़ती, बल्कि उसको अगर एक वर्ड सेम है तो उसी एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं बहुत सारी चीजों, मतलब ताल्लुक उसका ना कितना वो उसके नजदीक है, उसके करीब है, उसके साथ ताल्लुक रखता है। मतलब जिस तरह मैंने कहा फूल है ना, फूल के साथ अभी देखें पानी का ताल्लुक है ना, उसके साथ मौसम, ये सर, और जो हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह सिर्फ आपने बिल्कुल ठीक कहा। सिर्फ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें जी प्लीज। वो ये है कि एक्चुअली डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, सिमेंटिक क्या है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुराद क्या है, सिमेंटिक क्या है, आप किस परस्पेक्टिव से उस चीज को कर रहे हैं। इसी को मैंने इसलिए कहा था, इसकी अगर अंग्रेजी पढ़ने तो हुए, वो कह रहे हैं कि जब आपने फर्ज करना है कि केनाइन से फेलिन की तरफ आना है तो फिर एक और सिमेंटिक होगा, ठीक है, और वाइल्ड से अगर जो है पेट की तरफ आना एक और आएगा, ठीक है ना, सिमेंटिक चेंज हो गया, ठीक है। इसी में वो यानी कि वही 4 वर्ड्स हैं, ठीक है, ये कैट और वुल और व्हाटएवर जो भी वो मेंशन किए हुए हैं, जब वो सिमेंटिक चेंज करते हैं दूसरे लफ्जों में, यानी कि उसका मीनिंग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं, तो फिर आपकी रिप्रेजेंटेशन या एम्बेडिंग, ठीक है, वो है एम्बेडिंग। एक्चुअली एम्बेडिंग का मतलब क्या है कि कहाँ आप जो सेट ऑफ वर्ड्स है उनको कहाँ लाइक करने जा रहे हैं, ठीक है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइक करना चाह रहे हैं, उसका सिमेंटिक क्या है, आप किस तरह अप्रोच करने जा रहे हैं। तो ये तो ऑटोमेटिक होगा ना, आपने जब 64 किया तो ऑटोमेटिक होगा। ओहो, अभी हम ये नहीं कर रहे कि आगे हम उसको कैसे अचीव करना चाह रहे हैं, अभी तो हम इस वर्ड की जो है ना कॉनोटेशंस क्या हैं, इसके मीनिंग क्या हैं, अभी हम वो देख रहे हैं। और लेटर ऑन वो ये है कि हम वो क्या करते हैं कि हम अपनी इम्बेड आप अपनी भी बना सकते हैं, या वो भी अगेन जैसे VGG 16 है, इस तरह इधर भी क्या करने जा रहे हैं कि आप भी प्री ट्रेंड जो एम्बेडिंग्स होंगी तो तभी आप वो यूज करना चाह रहे हैं। तो आप मैंने बुक में पढ़ा है कि हमें प्री ट्रेंड ज्यादा, मतलब जब हमारे पास छोटा डाटा हो जब हम प्री ट्रेंड यूज करें, वरना हम प्री ट्रेंड यूज ना करें, क्योंकि भाई अभी छोड़ दो, अभी हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं, पहले भाइयों बहनों पहले तो ये समझ लो कि अभी तो हम क्या देखने जा रहे हैं, अभी हम देखने ये जा रहे हैं पहले तो उसका मीनिंग एम्बेडिंग क्या है एक्चुअली, ये है, ये पैराग्राफ या ये जो सेक्शन है ये आपको बताए। लेटर ऑन ये फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है कि ऑफ कोर्स ये तो बार बार की डिस्कशन से और सर से पूछने के बाद हमें वाज़ेह हो चुका हुआ है कि ज़ाहिर है जो प्री ट्रेंड है वो हमसे बेहतर है, कि उनकी जो नंबर ऑफ वर्ड्स है, जो उनकी स्पेसिस है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट सिमेंटिक्स हैं, मल्टीपल सिमेंटिक्स हैं, वो बेहतर है ऑफ कोर्स वो करने से, और उनका पूरी एक वो बेस है तो जिसको हम करते हैं बस इंपोर्ट किया और यूज कर लिए वो लेकिन ये कि असल चीज हमारा पॉइंट क्या है, हमने समझना है इसको कि है एक्चुअली है क्या। तो ये पैराग्राफ आपको समझाएगा लेटर ऑन, तो फिर वो ये है कि सिंपल आप जो प्री ट्रेंड है वो आप यूज कर लेंगे, और उसके अंदर जैसे मैम ने एक्सप्लेन किया है और एटली किया कि 64 कर रहे हैं, 32 कर रहे हैं, व्हाटएवर उस लिहाज से उसको वो कर लेंगे। यार एक चीज शेयर करनी थी, ये अगर शेयर करूं आप लोगों के साथ? प्लीज यार, मतलब ये पूछने की जरूरत है।
जी अच्छा, ये हम लोग पिछला जो क्वार्टर था ना उसमें डेटा रेंगलिंग प्री प्रोसेसिंग उसकी वो करते थे, क्लीन करना, फर्ज की कोई सीएसवी की फाइल होती थी, एक्सेल की होती थी, वहां पे डुप्लीकेशन रिमूव करना, इस तरह कोडिंग के जरिए करते थे हम सब कुछ ना। प्री प्रोसेसिंग होगी, ठीक है ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो पांडास के अंदर वो थे ना डुप्लीकेट वगैरह। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो लिख तो वो कुछ कुछ दिनों पहले मैं एक के नाम टूल है, पिछली क्लास में मैंने जिक्र भी किया था, तो वहां पे वो सब कुछ ना एक ग्राफिकल मतलब उससे होता है। आपने सिर्फ जो है ना वो फाइल वहां पे इनपुट देनी है, और आपने फर्ज किया डुप्लीकेशन रिमूव करनी है, या आपने कुछ कुछ फीचर्स उठाने हैं उस फाइल के और एक नई फाइल बनानी है, तो सिर्फ आपने वो उन क्लिक करने हैं ग्राफिक्स पे, और बेहतरीन आपकी जो है ना एक नई उससे जो है फर्ज किया एक एक्सेल की फाइल है, उसमें रोज है कुछ ना। सत्तर भाई आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें ताकि बेहतर समझ आ जाए। आप अगर ऐसा करें कि उसका सिर्फ नाम सही तरीके से स्पेल करवा दें। के नाइम आप कह रहे हैं? उसका नाम है KNIME। तो वो सर मैं अभी उसी पे वो कुछ लेक्चर उसके में मैंने सुनी भी ना, KNIME। ये जो टूल है ना सर, ये डेटा रेंगलिंग और डेटा साइंस का टूल है। उससे आप ये जो जितना काम हम कोडिंग के जरिए करते हैं ना पांडा का, वो टाइम भी लगता है और हम मिस्टेक भी कभी हो जाती हैं, तो उसमें सिर्फ वो आपने क्लिक क्लिक करने हैं, कुछ एक फ्लो सा बनाना है कि फर्ज किया आपने CSV की एक फाइल लेनी है ना, तो एक नोड आप बना लेंगे, एक क्लिक करेंगे वहां पे लिखा हुआ आएगा कि ये आपने दे दी है CSV फाइल। आगे एक नोड बनाएंगे, बनाना क्या होता है, बस एक क्लिक करना है वहां पे खुद बन जाता है वो ग्राफिक्स का। और आपने डुप्लीकेशन डेटा क्लींजिंग यूजिंग GUI। अच्छा हाँ जी बिल्कुल, आपने उसके मतलब फर्ज किया कोई फीचर या कुछ भी करना है ना, एक क्लिक करेंगे उसमें इतने सारे वो फंक्शन आ जाते हैं ना जो आपका दिल करता है। फीचर फर्ज किया एक्सट्रैक्ट करने हैं, डुप्लीकेशन रिमूव करनी है, स्पेस रिमूव करने हैं, कामे कोई आपने ऊपर नीचे कोई वो जो नंबरिंग होती है, मतलब जो कुछ भी करना है ना, कुछ मिलाना जुलाना है, मतलब वो रोज को या वो जो भी कुछ करना है, सिर्फ आपने अच्छा क्लिक सुंदर करना है। और भाई सॉरी यकीन मैं करें बात काट रहा हूँ, वो फ्री है टूल? अच्छा ये इसकी मजे की बात ना, मैंने फिर वो थोड़ा और सर्च किया, तो ये इसके साथ जो है ना पावर BI और इस तरह और काफी सारे भी टूल हैं, लेकिन वो सिर्फ कोई 30 डेज का ट्रायल है, कोई साल का इस तरह। ये टोटली फ्री है और ओपन सोर्स है इसका। इसके ये है कि आप सब इंशाल्लाह जब इसकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, पहले वो आप ईमेल वगैरह देख के ना, उसमें फिर 3 इसके आते हैं कि आप विंडो पे करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें, मैक पे ये है, लिनक्स पे ये है। मैं अभी लिनक्स पे मैं वो यूबंटू पे ना वो कर रहा था इंस्टॉल, उसको एक्सट्रैक्ट मैंने किया, तो वो मुझसे मतलब पता नहीं चल रहा था क्या करूंगा ना। वो थोड़ा एक दो भाइयों ने बताया कि उसकी एक फाइल है K9 एग्जीक्यूटेबल, उस पर क्लिक करेंगे, वो मैंने क्लिक किया तो उसका पूरा वो इंटरफेस आ गया। वो फिर मैंने एक CSV फाइल दी थी, वो टाइटैनिक वाली वो जो हमने की थी, या इस तरह के ना वो जो ट्रेन वाली की थी हमने पिछले क्वार्टर में, तो वो मैंने दी। फिर मैंने उससे वो मतलब एक गार्बेज किस्म की फाइल दे दी, और मैंने एक दो तीन जो है ना उसको वो कहा कि ये मुझे चीज़ें करके दो, तो वो मैंने जैसे दी तो उससे मैंने जो है ना फिर वो सेव कर ली, तो वो साफ सुथरी मेरे पास एक फाइल थी। वो अभी वो जो साफ सुथरी जो क्लीन साफ बिल्कुल बेहतरीन किस्म की फाइल है, वो हम फर्दर जो है ना अपने जिस तरह ये आपके आगे मॉडल्स है उनको दे सकते हैं। मतलब अच्छा वो ग्राफ भी बना देता है फर्स्ट ग्राफिकली, मतलब उसके बाद में जो डाटा आता है तो उसके वो ग्राफ भी बना के दे देते हैं। जो अभी फर्ज किया आपके पास ये जो सोशल मीडिया का है ना, इस तरह का कोई आपके पास आ जाती है कोई फाइल, उसमें सारा डेटा होता है, तो आपकी वो एक मतलब वो बन जाती है उसमें कोई जिस तरह एक फाइल थी उसमें सारा कुछ उसका होता है। आप उसको मजीद मुस्तकबिल में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चेंजिंग भी कर सकते हैं इस तरह का। अभी मैं इनिशियली उस पे हूँ थोड़ा, ठीक है इंशाल्लाह हम भी एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा ये थोड़ा सा मुझे आप लोगों में से अगर किसी को पता हो, जिस तरह विंडो में हम कोई इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर ना .exe, उस पर क्लिक करते हैं वो इंस्टॉल हो जाता है। ये जो लिनक्स है उसमें कैसे होता है ये, मतलब अभी ये जो सॉफ्टवेयर है ना हम लोग टर्मिनल के जरिए इंस्टॉल करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है ना जो हम कर रहे हैं ना, इसका इन्होंने लिखा था वेबसाइट पे कि K9 एग्जीक्यूटेबल, रन द K9 एग्जीक्यूटेबल। वो जब हम क्लिक करते हैं ये ना डिपेंड करता है कि आपके पास ubuntu कौन सी वाली है।
और वो बाज़ जगह पे DB का फॉर्मेट होता है .db के जिससे इंस्टॉल होता है, बाज़ जगह पे .exe फॉर्मेट इस्तेमाल होता है। अगर आपका 20.04 है तो आप वो Ubuntu 20.04 के नाम से सर्च करें तो आपको मिल जाएगी वो फाइल। ज़्यादातर टाइम हम लोग टर्मिनल के जरिए डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहे होते हैं sudo -get के नाम से। हाँ ज़्यादातर टाइम हम उसी के जरिए इंस्टॉल कर रहे होते हैं। उससे नहीं हो रहा था, बस उसकी असल में जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं एक आइकन आ जाता है ना, उस पर क्लिक करते हैं फिर हम यूज करते हैं। अच्छा, ये मुझसे नहीं हो रहा सफदर था। भाई जो ग्रुप में अगर आप हैं तो उसमें कर दीजिएगा वो हाँ मैं जैसे ये ग्रुप भाई में हैं है और ना, भी हैं तो इसका इशारब नाम, अच्छा जी ये इशारब भाई चैट में रिजवान मैं भाई हैं तो दे कुड चैट में हेल्प मैं यू। इसका नाम जो है ना लिख के आपको अभी वो करता हूँ। ये चैट में अभी हो रहा है कि नहीं? जी मैं ये कह रहा हूँ अगर आप ये प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना तो वो हाँ इशारब जी है और इसके अलावा रिजवान भाई हैं, दे आर जी क्वाइट बिल्कुल एक्सपर्ट इन लिनक्स, तो वो आपको सही फॉरन है। हेल्प सर इशारे आज भाई क्लास ने में वो नहीं थोड़ा आएंगे? गाइड की। जी। अच्छा ये सर जो से मेरे को मैंने मैसेज तो किया हुआ है, उनके पास अभी तक पहुंचा नहीं है बिल्कुल मैसेज। नहीं पहुंचा है वो मैं कुछ जो है ना कर लिया था, लेकिन आगे मुझे वो आइकन आ जाता है ना, एक फर्ज किया गूगल क्रोम नहीं मैंने इंस्टॉल आपको किया नहीं तो एक कह आइकन रहा हूँ, आ मैं कह जाता रहा हूँ सर को, मैंने कहा सर को है। मैसेज अच्छा किया है सर मैंने, लेकिन वो अभी तक उन अच्छा तक पहुंचा नहीं है। लोगों ने में काफी टाइम हो गया तो अच्छा सर सर को मैसेज ये जो करके मशीन मैं ऑफ लर्निंग कर लेते हैं। हाँ मशीन जी लर्निंग का प्लीज। भी उसमें काम होता है, वो जो K9 जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें मशीन लर्निंग का भी हमारे फर्दर हम काम करेंगे, उसके रिलेटेड भी उसमें काफी कुछ है, तो वो आप एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह, मैं भी करूंगा, बड़ा सर यहाँ फायदा पे होगा। छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। जी प्लीज। जो सफदर भाई बात कर रहे हैं ये ओवरऑल डेटा विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें जो हम सारा डेटा है ना पावर BI और K9 जैसे टूल को यूज करके अपने डेटा एनालिटिक्स को ना ग्राफिकली देख सकते हैं। तो ओवरऑल इस चीज को डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। नहीं सर डेटा विजुअलाइजेशन भी है, लेकिन इन्होंने कहा उससे ना आप कि ले लिंकिंग भी सकते कर हैं, सकते आप हैं। इनपुट दे दें और बिल्कुल आउटपुट ले लें इससे। मैं ये आप एक्सक्यूज मी मतलब सारे, अस्सलाम वालेकुम। डेटा विजुअलाइजेशन हम लोग मैटप्लॉट्लिब पे करते हैं, मैटप्लॉट्लिब से भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा बताया क्राइम के बारे में, थैंक यू सो मच। ये आप नहीं एक ये बात सही कह रहे हैं, नाइम जो है ना इट्स समथिंग एल्स, इट्स नॉट जस्ट डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें सब चीजें आपके बिल्कुल फ्रंट पर होती हैं, आप बॉक्सेस बना रहे होते हैं, उनके दरमियान लिंक्स बना रहे होते हैं और उनको डिफाइन कर रहे होते हैं सिंपल। वो अगर आपके पास कोई एक्सेल फाइल है आप उसका सिर्फ लिंक देते हैं, उसमें सारा डाटा सब कुछ निकाल के रख देगा। मैं सही कह रहा हूँ ना सफदर भाई? बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल यही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये जो है ना ये क्लाउड पे आप जाओगे ना आप लोग, तो फिर आप जो है ना ये सारे काम आसानी से कर पाओगे। क्लाउड पे ये सारी चीजें अवेलेबल है। किसी ने सर से कंफर्म किया है कि उन्होंने क्लास लेनी है कि अब बंद कर दें? नहीं सर को पूछा था, उनके पास पहुंची नहीं, उनके पास कंफर्म हो जाए पहुंची। तो अब मैं चाहती हूँ ये जब तक मैंने एक लिंक भेजा है, इस पे जरा जाएं, यहाँ पे एक वीडियो लगी बनी हुई है ना पूरी, वो वीडियो देख लें। आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें इंस्टॉलेशन करने की गाइड होगी अच्छी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। असाइड फ्रॉम दैट सर को मैंने मैसेज किया दोबारा, लेकिन वो अभी तक उन तक पहुंच ही नहीं रहा है। मेरे ख्याल से उनका इंटरनेट किसी जगह वो भी नहीं चल रहा है। तो फोन नंबर नहीं है आपके पास? आप कॉल करके पूछ लें। पैसे नहीं, मैसेज ना करें। नहीं असल में मैं जहाँ हूँ ना वहाँ पे वाईफाई तो चल रहा है लेकिन कोई सिग्नल नहीं आते यहाँ पे। मेरे पास 2 सिम है लेकिन दोनों नहीं चलती, यूफोन टेलीनॉर। रात को इसको मैंने कॉल करेंगे तो भाभी गुस्सा कर देंगे, आप पूछो। नहीं करेंगी, वो अच्छी है, कुरान भी नहीं अच्छी होंगी इंशाल्लाह, वो नहीं करेंगी। हिना मैम ने कॉल कर ली तो और परेशानी हो जाएगी और गुस्सा कर लेंगे। नहीं मैं नहीं, आप लोग करें ना। प्रेशर ही कर ले यार, जो है मुझे तो डर लगता है बस। मैंने कहा ना मैं जहाँ हूँ ना वहाँ पे दोनों को सिग्नल